Good morning, guys. We are going to learn about grammar. आपका इस सेक्शन में वेलकम है। चलिए अब हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के उद्देश्य से कुछ जनरल डिफिनीशंस को देखते हैं। जनरल डिफिनीशंस एक हल्का सा आप ग्रामर के बारे में टच दिया जाएगा, जो एक बेसिक नॉलेज है और सभी के लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट है। आप स्पोकन कोर्स के लिए या स्कूल सिलेबस के लिए या कंप्यूटर एग्जामिनेशंस के लिए या आप किसी भी एग्जामिनेशन और टेस्ट्स में, इंटरव्यूज में आपको इतनी मिनिमम नॉलेज होना इम्पोर्टेंट होता है। और इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उनके डिफिनीशंस एक दो एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट द जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रामर। ग्रामर को हम क्या कहते हैं? हम ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। द डिफिनीशन गोज ऑन, द ग्रामर इज द रूल of language which teaches us how to write correctly and effectively. ग्रामर इज द रूल बुक। ये एक रूल बुक होती है जिसमें ये लैंग्वेज की एक रूल बुक है, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि हम अपने थॉट्स, आइडियाज, एक्सप्रेशंस, इनको अपने फेलो बीइंग, अपने साथियों को, दूसरों को किस प्रकार से सही तरीके से और प्रभावपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, बता सकते हैं, या उनके द्वारा बताए गए एक्सप्रेशंस, आइडियाज, थॉट्स को समझ सकते हैं। सो इन द कंक्लूजन, द ग्रामर इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज which teaches us how to write correctly and effectively. What is language? सेकेंड पॉइंट आता है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को हिंदी में भाषा भी कहते हैं। लैंग्वेज is a tool for communication through which we express our emotions, ideas, feelings and thoughts to our friends, fellow beings or others. यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा टूल है जिससे हम अब कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को हम दूसरों के तक पहुंचाते हैं, या उनके इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स को हम रिसीव करते हैं। तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, टूल। So the definition goes on, it is a tool for communication through which we express our emotions, ideas, feelings and thoughts to others. So the next one is alphabet. किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है वर्णमाला या अल्फाबेट। किनके जुड़ने से और किनके क्रम के जुड़ने से अब बाकी शब्द, वाक्य, वाक्यांश, सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड्स, इनका निर्माण होता है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द वर्ड्स एंड ऑल दीज वी हैव टू गेट द हेल्प ऑफ अल्फाबेट। हमें अल्फाबेट की आवश्यकता पड़ती है। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ABCDEF से लेकर Z तक, जो कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में यहाँ इन पर हैं। अल्फाबेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है दो डिवीजन में। एक होता है वॉवेल, और जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। इसमें मुख्य 5 ही लेटर्स हैं, AEIOU, AEIOU। ये 5 लेटर्स हैं जिन्हें हम वॉवेल्स बोलते हैं। इनके अलावा बचे हुए सारे शब्दों को हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये 21 होते हैं
और इन्हें कंसोनेंट्स कहते हैं। ज्यादातर नाम आपको वॉवेल्स से मिलकर बने हुए मिलेंगे या उनसे शुरुआत के लेटर्स स्टार्टिंग लेटर वॉवेल्स ही मिले। सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? A word which consists of a vowel sound is known as a syllable. A word which consists of a vowel, अगर किसी भी वर्ड को हम बोलें तो उसके कई पैटर्न होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम एक बार में बोल देते हैं, उन्हें हम सिंगल सिलेबल बोलते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डबल सिलेबल होते हैं, जो दो शब्दों के जुड़ने के बाद बोले जाते हैं। जैसे कि फॉर फॉर एग्जाम्पल पेन, टेबल, क्लॉथ, ट्री, ये सारे वर्ड्स आप एक बार में बोल रहे हैं बिना किसी भी पॉज के, बिना रुके, तो इनको हम सिंगल सिलेबल बोलेंगे। डबल सिलेबल की बात जब तक आती है, तब आती है जब इसमें दो शब्दों का जुड़ाव हो, जैसे कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, बिकम, बी कम, तो इसमें दो शब्द हैं, बी और कम। इंटेलिजेंट हो गया, वंडरफुल, तो वंडर अलग है, फुल अलग है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, तो डबल सिलेबल में ये आएगा। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर ग्रामर। द नेक्स्ट वन इज वर्ड। व्हाट इज वर्ड? शब्द किसे कहते हैं? अ वर्ड इज द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ दस। वर्ड प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है उचित तरीके से बनाए गए, जोड़े गए लेटर्स को वर्ड कहेंगे। आप अपने विचार से, अपने मन से वर्ड्स के साथ आप कोई भी उनके नंबर, उनके पैटर्न को आप अनसिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ENGLISH, ये एक लेटर्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है जो एक सेंस बना रहा है। अगर इन लेटर्स को जंबल कर दिया जाए तो जंबल करने के बाद जो वर्ड बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये वर्ड या शब्द नहीं कहलाएगा। सो इन द लास्ट आई एम गोइंग टू रिपीट द वर्ड definition again. A word is a proper combination of letters. So next one, phrase. phrase क्या है? phrase को हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। वाक्य का अंश, वाक्य का एक भाग, टूटा हुआ टुकड़ा। लेकिन फ्रेज सेंटेंस बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले डिफिनेशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स बट हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग एंड इफ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इट हैज दैट डेफिनेट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिनका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है अगर ये अकेले हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस में जाएंगे तो इनका एक निश्चित अर्थ होगा, डेफिनेट मीनिंग होगी, और इसको हम फ्रेज कहेंगे। इसमें कोई भी वर्ब यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं गुड बॉय, फाइट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये वाक्यांश हैं, फ्रेजेस हैं। बट अगर इनको नाउन्स के साथ यूज कर लें तो ये सेंटेंस बना देंगे। ही इज अ फाइट मैन, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सेंटेंस को क्रिएट कर देते हैं। नाउ फ्रेज हैज इट्स टाइप्स। So first one is noun phrase, the group of words that works as a noun. पूरा फ्रेज ही एक नाउन का काम करेगा। जैसे कि एक अच्छी लड़की, a good girl is a noun. Adjective phrase second type, the group of word that acts as an adjective, जो adjective की तरह वर्क करे, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे, एडजेक्टिव की जगह काम करे। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, मतलब विशेषता बताता हो, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहेंगे। नाउ फिर अगेन द डिफिनेशन इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। इन गुड हेल्थ, कैसा उसका हेल्थ है? तो गुड हेल्थ है। इन बेटर कंडीशन, उसकी कंडीशन कैसी है? बेटर है। इन डीप सॉरो, वो किसमें है? तो गहरे दुख में है। एडवर्ब फ्रेज, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब।
ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब की तरह एक्ट करें, एडवर्ब फ्रेज हैं, लाइक एट द डोर, हु इज एट द डोर, तो ये सेंटेंस बन गया। एट द डोर, दरवाजे पर, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, तो इस एडवर्ब फ्रेज से ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट टाइप है प्रीपोजिशन फ्रेज, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज प्रीपोजिशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ, व्हाट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के सामने क्या है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कौन है। सेंटेंस, वाक्य, a combination of words that makes a complete sense is called a sentence. Combination of words that makes a complete sense, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें आपको यहाँ याद रखनी है सेंटेंस के लिए डिफिनीशन में। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होगा जिससे एक कंप्लीट सेंस निकलता होगा, हम उसे सेंटेंस कह देंगे। अ फैट मैन रैन, एक मोटा आदमी दौड़ा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वी हैव टू स्टडी इन ग्रामर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, विषय और विधेय। सब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे, अ वर्ड इंडिकेट्स एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई भी वर्ड जो पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हो सब्जेक्ट कहलाएगा। इट इज ए माउस, तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम इज गोइंग टू शॉपिंग मॉल, राम सब्जेक्ट है। जॉन इज वेल, जॉन सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, अ वर्ड इंडिकेट्स अबाउट द सब्जेक्ट, वो शब्द या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करें वो सब प्रेडिकेट कहलाएंगे। फिर से हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। राम इज गोइंग टू शॉपिंग मॉल, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, राम इज गोइंग टू शॉपिंग मॉल, तो इज गोइंग टू शॉपिंग मॉल ये प्रेडिकेट में आएगा। आप एक हिंट के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट राम है और वर्ब जहां से स्टार्ट होता है इज से लेकर पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट, क्लॉज, क्लॉज का मतलब उपवाक्य होता है। क्लॉज क्या है कि अ सेंटेंस विच इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो बड़े सेंटेंस का हिस्सा हो उसको हम क्लॉज कहते हैं। ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड क्लॉज। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी सिंपल, सिंपल sentences, there is only one finite verb and others are infinite, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा और बाकी इनफिनाइट होंगे। सिंपल में कई टाइप्स हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। वी विल स्टडी इट इन डीप व्हेन वी विल टच दिस चैप्टर, हम इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे जब ये टॉपिक्स हम आगे पढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मिलाकर बनते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें शी गोज टू बीच इज अ सेंटेंस एंड शी टेक्स हर कैट, दिस इज द सेकेंड सेंटेंस। ये दोनों कंबाइन किए गए हैं एंड वर्ड से। शी गोज टू द बीच एंड शी टेक्स हर कैट, वो समुद्र के किनारे गई, बीच पर जाती है और अपनी बिल्ली को भी साथ ले जाती है। शी गोज टू द बीच एंड शी टेक्स हर कैट, तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाइल यू आर एट स्टडी आई वाज सीइंग मूवी, जिस समय तुम पढ़ रहे हो मैं मूवी देख रहा था। क्लास पहला जो है वो सबऑर्डिनेट है, आई वाज सीइंग मूवी ये मेन है। यहाँ पर इसको मेन क्लास इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये काम मुख्य है, इसके ही ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है। आई वाज सीइंग मूवी, मैं जब मूवी देख रहा था, व्हाइल यू आर एट स्टडी,
जिस समय तुम पढ़ रहे हो, जब तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसी वक्त मैं मूवी देख रहा था। मैं मूवी देखने का काम इम्पोर्टेंट है, मेन है, तभी मैं तुम्हारे एक्शन को बता पाऊंगा। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। While you are at study, I was seeing movie. Both sentences are combined. So this was the third type. Next, this is the school where we studied. यहाँ पर मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हिंदी में प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं, ये है दिस इज द स्कूल वेयर वी स्टडीड। दिस इज द स्कूल मेन क्लॉज, वेयर एडजेक्टिव क्लॉज है, वेयर को हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। वी स्टडीड सेंटेंस, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एक उपवाक्य है। दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है जहां हम लोग पढ़े थे। वेयर वी स्टडीड, तो मेन इसमें सेंटेंस है दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है, वेयर जहां, फिर उसके बाद उसके आगे की बात कही गई है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लास में आएगा जो बात उसके बारे में कही गई। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कई टाइप के होते हैं।